दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है अनीस दुर्रानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत एक्टिव हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है अनीस दुर्रानी साहब आपका हमारे प्रोग्राम में। आप ख़ास तौर पे उर्दू के कॉलम निगार भी हैं, आपका कॉलम भी आता है अखबारों में, और इसके अलावा मुस्लिम पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े हुए हैं आप। तो आप मुझे ये बताइए, ज़रा आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दंगों में अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक पुलिस से, दिल्ली पुलिस ने फाइल की। वैसे तो पहले कई चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन अभी मौजूदा चीज़ उसमें उन्होंने सीताराम येचुरी, जो CPM के जनरल सेक्रेटरी, उनका संपूर्णानंद प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के यादव, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कई बड़े लोगों के नाम लिख दिए। अब वो जैसे ही वो आई चार्जशीट, अखबारों में छपी और उसका सोशल मीडिया में चर्चा हुआ, और ये हुआ कि भाई इनके नाम कैसे, जब हुआ तो फ़ौरन पुलिस ने DCP से लेके और PRO तक ने कहा कि नहीं हमने इसलिए नहीं दिया, हमने इसलिए दिया है इनको कि ये इन लोगों से ये लोग मिले हैं जाके। अब एक लीडर है, उससे तो कई लोग आके मिलते हैं, जो एजिटेशन करने जाते हैं वो लोग भी मिलते हैं। और वहीं ये तो वो कह रही ना, हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए ना चार्जशीट है। वहीं खालिद उमर, जो एक्टिविस्ट है JNU का, उसको उसी के चार्ज में, उसका भी नाम था, उसमें गिरफ्तार किया गया कि भाई 3 लोगों ने इनका नाम लिया था। अब उसमें तो महमूद पराचा का भी नाम है, जो कि केस लड़ रहे हैं, जितने भी पूर्वी दिल्ली के आते केस वो लड़ रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है मुसलमानों को, क्यों ये मतलब ये कर रहे हैं इस तरीके से, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए? देखिए, इसका इस सारे पस मंज़र में ये समझ लेना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, ये CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स, ये सब चीज़ें उसकी वजह से हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए कि ये हुकूमत इस बात से बहुत खौफज़दा हो गई कि मुसलमान, जो अब तक सिर्फ ये समझते थे कि ये पत्थर फेंकेगा और फिर पुलिस की लाठी खाएगा और फिर ये घर में घुस जाएगा और हम इसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ, जिस मजबूती के साथ सारे हिंदुस्तान में मुसलमान और ख़ास तौर से मुसलमान औरतें सड़कों पर बैठी रहीं, लीड किया है, उन्होंने लीड किया है, सड़कों पर बैठी रहीं, तो ये सारी जो जमावड़ा है ये इनका फ़िरका परस्तों का, और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग इन चीज़ों को ट्रबल शूटर जो कहलाते हैं हुकूमत के, तो वो सब के सब इस बात से हैरान रह गए कि ये क्या मुसीबत नाजिल हुई है। तो ये सब वो ये जो कुछ भी हो रहा है और ये जो कुछ मशरक़ी दिल्ली में हुआ, उस सब के पीछे यही सब चीज़ें काम कर रही हैं कि इनको इस कदर हैरेस कर दिया जाए, मुसलमानों को इस कदर कि दोबारा सड़क पे निकलने की न सोचें। हालांकि ये सरासर जो है, ये एक बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है ये सोचना कि मुसलमान जो है अब इसके बाद डर के मारे सड़कों पर नहीं निकलेगा। मुसलमान का तो जहन बहुत अरसे से ये बन रहा था कि हमको अपनी लड़ाई सत्याग्रह से लड़नी है, और मुसलमानों ने उसका अमली मुजाहरा किया, और ये हुकूमत बुनियादी तौर पर उस चीज़ से खौफज़दा है। जो ये राइट हुआ मशरक़ी दिल्ली, वो भी इसी वजह से हुआ। उसमें देखिए राइट में कौन लोग गिरफ़्तार हुए हैं, ज़्यादातर वो लोग जो मूवमेंट वहाँ पे चला रहे थे जमुना पार में और धरने दिए बैठे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। दंगा अलग हुआ है, दंगा अलग हुआ। दंगा का भी मकसद ये था कि दंगे में जिस तरीके से यूपी से लोगों को बुलाकर दंगा कराया गया, हरियाणा से लोगों को बुलाकर उनको वहाँ तैनात किया गया, और पुलिस को खुली ढील दे दी गई। तो ये सब वो चीज़ें, उनका मकसद यही था कि इतना मुसलमानों को खौफज़दा और हरासा कर दो कि ये मुसलमान आगे किसी पुरअमन तहरीक को चलाने का हौसला न कर सके। हालांकि ये खाम ख्याल, ये मैं नहीं समझता कि मुसलमान इस चीज़ से डर जाएगा। मुसलमान भी क्या करे
मुसलमान ने भी अब सर पे अपने कफन बांध लिया है। वो जानता है कि हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते, पुरअमन लड़ाई हम अपनी जारी रखेंगे, डेमोक्रेटिक लड़ाई जारी रखेंगे। अब जो यूपी में पकड़े जा रहे हैं लोग, आप देखिए, वो कह रहे हैं कि साहब ये CAA के ख़िलाफ़, और बल्कि इस चार्जशीट में भी, ये जब चार्जशीट है इसके अंदर भी प्रोफेसर अपूर्वानंद पर ये चार्ज है कि ये लोगों को भड़का रहे थे इस चीज़ के लिए। जो चार्जशीट तो वो नहीं है, जो नाम तस्करा जो है, इस प्रोफेसर सप्लीमेंट्री जो है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद लोगों को CAA के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे। ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सवाल ये है, क्या कोई कानून ऐसा हुआ नहीं है? ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर ज़माना आ गया है। अंग्रेज़ों ने रोल्ट एक्ट पास किया था जब जलियांवाला बाग हुआ था, है? उसके बाद फिर सारे मुल्क में तहरीक चली और रोल्ट एक्ट वापस लेना पड़ा। इसी तरह से जब 1942 के अंदर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें जो केसेस लोगों पर बने थे वो अल्टीमेटली अंग्रेज़ी सरकार को वापस लेने पड़े। तो कानून बनने का ये मतलब थोड़ी होता है कि वो एक वो आपने कहीं एक पत्थर गाड़ दिया कि बस इससे अब ये हिल नहीं सकता। बेसिकली सारे कानून इंसानों के लिए होते हैं, नागरिकों के लिए होते हैं। उनका मज़हब क्या है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। शहरियों के लिए, नागरिकों के लिए जो कानून बनते हैं, अगर शहरी और नागरिक उसको पसंद नहीं करते तो उसको उस कानून के ऊपर रिकन्सिडर होना चाहिए। और आप देखिए, जिसकी आड़ में इन्होंने सारा कानून बनाया, आसाम में अभी तक आंदोलन चल रहा है। आसाम में अभी तक आंदोलन बंद नहीं हुआ है। तो वहाँ पर भी, वहाँ की ख़बरें जहाँ पे सेंसर हो रही हैं, ख़बरें आ नहीं रही हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर अभी भी हंगामे चल रहे हैं वहाँ पर। तो इसी तरह से ये जो सारे मुल्क के अंदर आंदोलन चला CAA का और NRC का, उसके अंदर सब हिंदू भाई भी शरीक थे, मुसलमान भी शरीक थे, सरदार भी शरीक थे, दलित भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तो ये इस तरह से ये चीज़ जो है रुकेगी नहीं, लेकिन इससे ये चीज़ जो है, ये एक दिन इसका रेला जो है इस सरकार को बहाकर ले जाएगा। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक कानून अभी यूपी में आया है, आपने देखा होगा कि उन्होंने स्पेशल फोर्स तैयार कर रहे हैं, वो अभी नहीं हो, जिसको आप किराए पे भी ले सकते हैं, जैसे होते ना तो गार्ड, उस तरीके से ले सकते हैं। और उसको इतने पावर हैं कि वो बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। सबसे वो किराए पर दें उनको वेश्या घरों की चौकसी के लिए लगाएं उनको, ये उनका काम है, वो बेहतर जाने क्या करना। लेकिन ये कानून बनाना कि आप किसी भी शहरी को, किसी भी नागरिक को बिना वारंट के अपने अंदर कर सकते हो और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, उसकी ज़मानत नहीं हो सकती, उसके वकील को वजह नहीं बताई जा सकती, तो ये तो फिर ऐसा है कि ये, मैं जो अभी पहले कह रहा था, इससे तो अंग्रेज़ों की सरकार बेहतर थी कि कम से कम लोग अपनी रिजेंटमेंट जाहिर तो कर सकते थे। ये तो एक तरह से ऐसा है कि बिल्कुल गला घोटने वाली बात है आवाम का, और ये इसका खमियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा हुकूमत को। कितने दिन तक 130 करोड़ लोगों को आप इस तरीके से कैद में रख सकते हो, ज़हनी कैद में, और नागरिकता के असूलों के ख़िलाफ़ उनको एक तरह से दबाव बना सकते हो। ये ज़्यादा चलने वाला नहीं, दुनिया में कहीं नहीं चला है। तो ये जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के बाद यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में ये हुआ कि जो आंदोलन चला CAA NRC का, तो अगर ज़्यादा जली नहीं जली, डैमेज हुआ नहीं हुआ, फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया। जिन्होंने फ़ाइन नहीं दिया उनके घर कुर्की करा रहे हैं। तो ये पीसफुल आंदोलन भी नहीं होगा क्या पहले? अब देखिए, क्योंकि आंदोलन करके तो हमने आज़ादी जीती है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस सारे मामले में जुडिशरी यानी अदलिया का रुख जो है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। अदलिया और जुडिशरी तो इसीलिए हमारे डेमोक्रेसी का एक अटूट अंग है कि जब हुकूमत चलाने वाले लोग और जब कानून बनाने वाले लोग, पार्लियामेंट और असम्बली, जब कोई चीज़ ऐसी बनाए जो इंसान के बेसिक राइट्स के, मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए उस पर अंकुश लगाए। लेकिन कोर्ट अजीब व गरीब
रुख इख्तियार कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन और सबसे ज़्यादा एक तशवीश का सबब है, जिस पे तमाम लोगों को गौर करना चाहिए कि अगर जुडिशरी भी एक तरह से हुकूमत के ग़ुलाम बन गई, जैसे कि कोशिश कर रही है हुकूमत, तो फिर इस देश का क्या होगा। आपका जो खदशा है, जो चिंता है, ज़ाहिर बिल्कुल सही बात है कि जुडिशरी ये कर रही, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो ऐसे हो रही कि जो ये केसेस जा रहे हैं जुडिशरी में, तो वहाँ से पलट के आ रहे हैं, मतलब सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ज़मानत मिल रही है। मैं मेरा ये मकसद नहीं है कि टोटल जुडिशरी, मैं जो मेरी बात यह है कि जो सेक्शन ऑफ जुडिशरी जो है जी जी, वो उसमें कुछ उसके अंदर भी ये उसको कन्फ्यूजन का शिकार लगती है। वरना अगर जुडिशरी इतनी मजबूत ना होती तो ये तबलीगी जमात वालों को ज़मानत नहीं मिलती। तबलीगी जमात के लिए पुलिस ने ज़मानत रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए, तरह तरह के हीले करे, अड़चने पैदा करी, लेकिन उन सब के बावजूद एक रूल ऑफ लॉ जो इस मुल्क में है, और वो काबिल तारीफ़ हैं, छोटी निचली अदालतों ने ज़्यादा निचली अदालतों ने बड़े अच्छे फ़ैसले दिए, और ऐसे फ़ैसले दिए कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गवर्नमेंट के हुकूमत के मुंह पे तमाचा मार दिया। वो दिल्ली में भी हुए, सब जगह हो रहे, कर्नाटक में हुए, महाराष्ट्र में हुए, यूपी जैसी जगह पर हुआ, जहाँ जब मोदी जी के इनके योगी जी के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुर्रानी साहब आपका कि आपने एक मसले को बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और ये है कि पीसफुल आंदोलन होना चाहिए, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले फिर किसी दिन हाजिर होंगे अनीस दुर्रानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।